हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारी क्लास है। इससे पहले हम 19 क्लास अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तम संचार का प्रयोजन क्या है। हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तम संचार का प्रयोजन क्या है। क्रिएट सोशल ग्रुप्स यानी कि सामाजिक समूहों का निर्माण करना। प्रोड्यूस टेस्टफुल एंटरटेनमेंट रुचिकर मनोरंजन तैयार करना। मेक पीपल सीक एनलाइटमेंट लोगों में अभिबोध प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा करना। या फिर ऑफर एन इंसाइट इनटू मैटेरियलिज्म भौतिकता पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना। यहाँ पर देखो जो आंसर है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए दे दिए हैं ताकि आपको अच्छे से दोनों चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि पेपर भी आपको दोनों लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। तो हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तम संचार का प्रयोजन क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर बात करें यहाँ पर सी ऑप्शन की कि लोगों में अभिबोध प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा पैदा करना ही उत्तम संचार का प्रयोजन माना जाता है, ठीक है। ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तम संचार का प्रयोजन लोगों में अभिबोध, ये नहीं है कुछ भी, लोगों में अभिबोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा करना है। उत्तम दर संचार विचारों, राय, ज्ञान अथवा डेटा के स्पष्ट रूप से आदान प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया है ताकि संदेश को स्पष्टता से प्राप्त किया जा सके और उसे समझा जा सके। उत्तम संचार होने के लिए संचार को स्पष्ट, सही, पूर्ण, संक्षिप्त एवं विनम्र होना चाहिए, ठीक है। संचार यानी कि जो भी संचार, जो न्यूज़ हम प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए एकदम स्पष्ट और सही तरीके से, जैसे कि मान लीजिए अब मैं आपके साथ संचार ही तो कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, यही संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी निम्नलिखित में से किस समानता की ओर संकेत देती है। साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी किस समानता की ओर संकेत देती है। एबव 60%, बिलो 10%। देखो यहाँ पर क्या है कि ये मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखी है, तो मतलब ज़्यादा लॉन्ग समझ मत लेना उसको, ऑप्शन को। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन जब वो दोनों लैंग्वेज हम एक साथ देखते हैं ना तो बड़ा टफ सा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा लगता है देखने में क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या 60% से ऊपर, 10% से नीचे, या फिर 10% से 30% तक, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दो कथन दिए गए हैं और भाई प्लीज़ आप लोग देखते हो, आपके लिए अच्छी क्लासेज हैं, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको फर्स्ट पेपर के लिए। शायद ही इतना मतलब प्लेटफॉर्म इतने अच्छे अच्छे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन मैंने इजी भाषा में है और बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से ना फर्स्ट पेपर को पढ़ाते कोई भी नहीं देखा, इसलिए मैंने इस सीरीज़ शुरू की है आप लोगों के फ़ायदे के लिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। तो यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, बताने हैं। आधुनिक विश्व में भाषा संचार का एक प्रभावी साधन है। बौद्ध धर्मावलंबी भाषा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा मानते हैं। जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं यानी कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो भाषा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा मानते हैं। क्या ये सही है? तो ये बात भी सही है, और जो आधुनिक विश्व में भाषा संचार का एक प्रभावी साधन है ये भी सही है। दोनों ही कथन इसके अंदर सही है। इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सामान्यतः बिना भाषा का उपयोग किए संचार, विचारों, राय, ज्ञान आदि का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिना भाषा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात संचार का मुख्य साधन भाषा ही है। बिना भाषा के कोई भी संचार निर्जीव होता है, क्योंकि किसी भाषा में ही अखबार छपते हैं, ठीक है। अखबार, न्यूज़पेपर, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, जहाँ भी देखो वहीं भाषा का यूज हो रहा है। भाषा के बिना कोई कुछ समझ ही नहीं सकता, ठीक है। और बौद्ध धर्मावलंबी भी भाषा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा मानते हैं, इसलिए दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, यदि कथन दे रखा है कि सभी ट्रक क्या है, प्रदूषक वाहन हैं। सभी जो ट्रक हैं वो प्रदूषक वाहन है, जितने भी यहाँ पर ट्रक हैं
वो सबके सब प्रदूषक वाहन हैं, यानी कि सबके सब प्रदूषण फैलाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा दे रखा है, कौन से कथनों को सीधे तौर पर गलत होने का अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब इसमें से गलत कौन सा हो सकता है कि कुछ ट्रक प्रदूषक वाहन है, कुछ ट्रक क्या है, प्रदूषक वाहन है, ये तो सही है ना। इसमें सभी ट्रक दे रखे हैं वैसे सभी ट्रक, लेकिन पूरी तरह से जो गलत हो सकता है तो कुछ ट्रक इसमें दे रखे हैं, ये करेक्ट है। कुछ प्रदूषक वाहन ट्रक हैं, कुछ ट्रक प्रदूषक वाहन ट्रक हैं, ये भी बात सही है। कुछ ट्रक प्रदूषक वाहन नहीं हैं, कुछ जो ट्रक हैं वो प्रदूषक वाहन नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो सभी दे रखा है, सभी दे रखा है तो सभी में कुछ तो आ सकता है लेकिन नहीं आ सकता है ना, ये गलत है। कोई भी ट्रक प्रदूषक वाहन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो सी और डी इसमें जो हो जाएंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी और डी इसमें बिल्कुल सीधे तौर पर गलत हो जाएंगे। ये लॉजिक तर्क संगत युक्ति युक्त वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से होते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक तो 100% पूछा जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एड पजल शिक्षा में मन चित्रण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला एक साधन है। जो एड पजल है वो शिक्षा के अंदर मन चित्रण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला एक साधन है। माइंड मिस्टर शिक्षा में अन्योन्य क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक साधन है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो इसमें दोनों ही रॉन्ग है, अगर हम बात करें इनकी तो दोनों ही रॉन्ग है, बी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो एड पजल है वो शिक्षा में चलो इसकी व्याख्या दे रखी है वहीं से हम समझ लेंगे इसको। एड पजल एक डिजिटल उपकरण होता है जो शिक्षकों को ऑनलाइन एवं असंख्य गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने का लाभ उठाने में मदद करता है। ठीक है, एजपल क्या है, एक डिजिटल उपकरण है जो टीचर्स की हेल्प करता है, जो टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनकी हेल्प करता है ये। ठीक है, वीडियो बनाने में, अच्छी वीडियो बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है तथा साथ ही शिक्षण कार्य में उपयोग करने के लिए अपना स्वयं का वीडियो भी बनाता है। शिक्षण कार्य में उपयोग करने के लिए अपना स्वयं का वीडियो भी बनाता है। और अगर माइंड मिस्टर की बात करें तो माइंड मिस्टर एक माइंड मैपिंग टूल है। ठीक है, माइंड मैपिंग टूल है जो उपयोगकर्ताओं के विचारों को दृश्य रूप से पकड़ने, विकसित करने और साझा करने की अनुमति देता है। इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब इनको याद रख लेना अच्छे से। देखो व्याख्या मैं इसीलिए साथ में कराती हूँ क्योंकि जब हम सीधे टिक करते हैं तो हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या नहीं पूछा। इससे आपका कम से कम एक दो क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए कि एड पजल क्या है और माइंड मिस्टर क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो कुछ गैर यथार्थवादी, गैर दार्शनिक नहीं है। कुछ गैर यथार्थवादी, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है लॉजिक वाला, तो यहाँ पर हमें बताना है क्या कह रहा है। कुछ गैर यथार्थवादी, गैर दार्शनिक नहीं है, यहाँ पर कि मतलब ये हो गए। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कुछ यथार्थवादी दार्शनिक हैं, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कुछ तो ये क्या है, दार्शनिक भी हैं और यथार्थवादी हैं, लेकिन ये ना तो ये दार्शनिक तो हैं लेकिन यथार्थवादी नहीं है, ये यथार्थवादी हैं लेकिन दार्शनिक नहीं है, ऐसे समझो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सम फिलोसफर्स, फिलोसफर्स किसको बोलते हैं, दार्शनिक को बोलते हैं, आर नॉट रियलिस्ट। ठीक, कुछ दार्शनिक यथार्थवादी नहीं है। इनमें से हमें क्या पूछना है, इस कथन के समतुल्य कौन सा है, यही पूछना है। तो कुछ दार्शनिक यथार्थवादी नहीं है, ये तो बिल्कुल इसमें करेक्ट लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई भी दार्शनिक यथार्थवादी नहीं है, तो ये तो भाई गलत हो गया है ना, कुछ तो है ना, तो कोई भी नहीं कैसे हो सकता है। कुछ यथार्थवादी दार्शनिक हैं, कुछ यथार्थवादी दार्शनिक हैं, ये भी कहीं ना कहीं बात सही है। कुछ दार्शनिक यथार्थवादी हैं, ये भी बात सही लग रही है ना, लेकिन इसमें इसके समान पूछा है कि कुछ गैर यथार्थवादी, गैर दार्शनिक नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं है, इसका समतुल्य है कि कुछ दार्शनिक यथार्थवादी नहीं है। चरों के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार को क्रमवार, देखो कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक जो ऑप्शन होते हैं वो हमें बिल्कुल करेक्ट लगते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेपर है, एग्जाम है और हमें एक ही ऑप्शन को कभी कभी चूज करना पड़ता है, तो उसमें हमें जो सबसे बेस्ट आंसर होता है ना, हम उसी को चुनते हैं। चरों के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार को क्रमवार ढंग से रैंक में नहीं रखा जा सकता है।
नॉमिनल यानी कि नामिक, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो, नामिक क्रम सूचक अंतराल या अनुपात। तो चरों के कौन से प्रकार को क्रमवार ढंग से रैंक में नहीं रखा जा सकता है? तो भाई ये कौन सा है? ए ऑप्शन इसका सही है, नामिक को नहीं रखा जा सकता है। इसको देख भी लेते हैं क्यों नहीं रखा जा सकता है। श्रेणीबद्ध चर को नामिक चर के रूप में भी जाना जाता है। जो श्रेणीबद्ध चर है उसको नामिक चर के रूप में भी जाना जाता है। श्रेणीबद्ध यानी कि नामिक चर में दो या दो से अधिक श्रेणियां होती हैं। और इन श्रेणियों के लिए कोई भी आंतरिक कम नहीं होता है। ठीक है, इन श्रेणियों के लिए कोई भी आंतरिक कम या रैंक नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट है कि नामिक चर को, नाविक नहीं है, नामिक चर को क्रमवार ढंग से रैंक में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, नामिक चर को क्रमवार ढंग से रैंक में नहीं रखा जा सकता है। नामिक इसका आंसर हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि इसको क्यों नहीं रखा जा सकता है। व्याख्या से यही फायदा होता है, इसीलिए मैं करा देती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले सिर्फ 1 सेकंड का आपसे समय लूँगी कि अगर आप लोग इनकी PDF भी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से ज्वाइन करने के बाद देखो आपको PDF है वो एक दिन, जैसे संडे का दिन है, संडे को क्लास नहीं होगी, लेकिन मैं सारी PDF आपको उपलब्ध करवा दूँगी। ठीक है, क्योंकि संडे को तो हो सकता है मैं फर्स्ट पेपर की कराऊं, लेकिन हिंदी की क्लास तो नहीं होगी। हिंदी की भी हमारी क्लास है जो कंप्लीट चल रही है, उसको भी आप ज़रूर देखा करो। शाम को 6 बजे तक आपके पास पहुंच जाती होगी, वैसे मैं 5:30 बजे डाल देती हूँ। और सुबह वाली ये क्लास है, ये 11:30 बजे आती है डेली। ठीक है, एक ही टाइम पर आती है, हालांकि लाइव नहीं आती, लेकिन रिकॉर्ड है आपके लिए, तो बेनिफिट ही है ना। निम्नलिखित में कौन से स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्थान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से कौन से स्वायत्तशासी किसको बोलते हैं? जो निजी वैज्ञानिक संस्थान होते हैं, जो खुद मतलब खुद के जो मालिक होते हैं। ठीक है, स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्थान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से हैं? बोस संस्थान कोलकाता, कौन कौन से दे रखे हैं इसमें? बोस संस्थान कोलकाता, अगारकर अनुसंधान, ये तो आता है। ठीक है, अगारकर अनुसंधान संस्थान पुणे वाला भी आता है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, ये भी आता है। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, ये भी आता है। लेकिन जो ये है भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद, ये ज्योतिष विज्ञान परिषद है बेंगलोर वाला, ये किसके अंतर्गत नहीं आता? जो वैज्ञानिक संस्थान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तीय संरक्षण के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये चारों आते हैं, इनको याद रख लेना। तो इसमें A, B, C और D, हमारा D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और वो भी रिलेशन वाला। ये क्या कह रहा है? एक आदमी ने, देखो रिलेशन वाले क्वेश्चन मैं हर बार आपको बताती हूँ कि रिलेशन वाले जब आप क्वेश्चन किया करो तो बिल्कुल जैसे तुम्हें पढ़ाते हैं ना वैसे मत किया करो, आप अपने आप को रख के किया करो। अगर इसमें पूछा एक आदमी, तो मान लो कि आप अपने भाई को समझ लो। ठीक है, अपने भाई को समझ सकते हो। एक आदमी है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये मेरा भाई है, या फिर कोई भी अपना पति समझ लो, या कुछ भी समझ सकते हो। एक आदमी है और वो अपनी महिला, एक महिला की, ये महिला है, इस महिला की ओर ये क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है कि उसका पति, इस महिला का पति, हस्बैंड, मेरी माँ का, मतलब इसकी जो माँ है, इसकी कौन है? जो माँ है, मदर, उसका पति, इसका जो पति है हस्बैंड, इसकी जो माँ है, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। मतलब ये आदमी, इस आदमी की माँ है, मान लीजिए कि ये मेरा भाई है, और ये इसकी जो माँ है वो मेरी माँ हो गई। ठीक है, ऐसे करके मैं तो देखो ऐसे ही निकालती हूँ इनको, और बहुत इजी होते हैं और हमेशा 100% सही होते हैं। फिर ये इसका क्या हो गया? इसकी मतलब इसका ये माँ हो गई, और माँ का ये क्या कह रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसका पति, इसका जो पति है ना, इसका ये क्या है? बेटा है। इसका ये क्या है? बेटा है। ठीक है, ये इसका बेटा है, इसकी माँ का। उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? उसका जो पति है मेरी माँ का क्या है? इकलौता पुत्र है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? देखो
ये जो पत्नी है, सीधी सी बात है, ये महिला है कोई, और ये कौन है, आदमी है। और आदमी इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि इसका जो हस्बैंड है वो मतलब मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो सीधी सी बात है, आदमी का उस महिला से कैसा संबंध हो जाएगा, भाई वो उसका पति है, ये इसका पति है, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब तो यही है ना, ठीक है। उस महिला की तरफ वो इशारा कर रहा है तो वो उसका क्या हो गया, पति हो गया। वह आदमी उस महिला का पति हो गया। आई होप आपको शायद समझ में आ गया हो, नहीं आया हो ना तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो आप निकाल के देख लेना कैसे आप निकालते हो। मतलब ऐसे ही निकालती हूँ, मान लीजिए कि हो सकता है मेरा ही हस्बैंड है, वो मेरी तरफ इशारा कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि जो इसका पति, इस महिला का पति ये है और मेरी माँ का इकलौता मैं पुत्र हूँ, ठीक है, ऐसे निकाल लो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में किया गया था। तो देखो आप 1904 में 1905 से याद रख सकते हो, बंग मतलब बंग आंदोलन चला था या बंग विभाजन हुआ था, ठीक है, बंग आंदोलन भी चला था और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, ठीक है, कर्जन ने किया था। और जाहिर सी बात है 1904 में भी वही था, उसके काल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम नियम भी लागू हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा सा इतिहास से जोड़ लिया करो इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, भागना नहीं है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। ये आपको मतलब हो सकता है, देखो इतनी मेहनत हम कर रही हैं उसके लिए ही कम से कम एक लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। यह 21 मार्च वर्ष 1904 को लागू हुआ था, 21 मार्च को लागू हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना। यह अधिनियम भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इसने सभी विश्वविद्यालयों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने का काम किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 विश्वविद्यालयों को अपनी निजी शिक्षण पद्धतियों और अन्य गतिविधियों को संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है। आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना।